हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नवनीत भंडारी एंड आई वेलकम यू टू माई चैनल क्वांटम अकेडमी ऑफ फिजिक्स। तो बच्चों, बिना किसी देरी के अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो सबसे पहले, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, अब आप सब्सक्राइब कर चुके हो इस चैनल को अगर आप इस चैनल पर नए हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है सेल्स के ऊपर। मैंने इससे पहले भी एक लेक्चर बनाया था जिस पर हमने सेल्स को, इंटरनल रेजिस्टेंस को और ईएमएफ को बहुत डिटेल में जाना था। आज वाले लेक्चर में हम ये जानेंगे कि सेल्स का कॉम्बिनेशन हम कैसे सोल्व करते हैं, राइट। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि सेल्स सीरीज में कैसे ऐड होते हैं, पैरेलल में कैसे ऐड होते हैं, और उससे रेलेवेंट न्यूमेरिकल्स क्या है। फिर हम ग्रुपिंग भी सीखेंगे सेल्स की, कि अगर मैं सेल को सीरीज में भी और पैरेलल में भी कनेक्ट कर दूं तो अलग अलग तरह के केसेस है, वो हम लेक्चर के एंड तक सीख जाएंगे। तो ये इस चैप्टर की बच्चों 11th वीडियो है, 11th या फिर मे बी 12th, आई डोंट नो कि ये नंबर क्या है, बट देख लेना। इससे पहले वाले जितने भी लेक्चर है बच्चों, वो सभी आपने अच्छे से देखने हैं, और सभी के जो लेक्चर्स के एंड में कमेंट बॉक्स क्वेश्चन है उनका आंसर आपने जरूर करना है, ताकि आप क्रॉस वेरीफाई कर सको कि क्या आपको लेक्चर समझ आया कि नहीं आया है। तो बिना किसी देरी के बच्चों शुरू करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स दो तरह का हो सकता है बच्चों। पहला कि मैं सेल्स को सीरीज में ऐड कर दूं। अब सेल्स सीरीज में ऐड होंगे वो मुझे कैसे पता लगेगा? देखो, सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर मैं कोई एंड ए लूं, यहां पर मैंने लिया पॉजिटिव टर्मिनल, यहां लिया नेगेटिव टर्मिनल, और यहां पर बना दिया इंटरनल रेजिस्टेंस। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल विद इंटरनल रेजिस्टेंस। ये बात आपको मैंने सिखाई थी पहले भी। उसके बाद नेगेटिव जैसे ही खत्म हुआ तो यहां पर भी एक पॉजिटिव टर्मिनल, यहां पर भी एक नेगेटिव टर्मिनल, और यहां पर लिया इंटरनल रेजिस्टेंस, राइट, इस तरह से। और यहां पर ले लिया पॉइंट बी। इस सेल के ईएमएफ को मैं बोल रहा हूं E1, और इस सेल के ईएमएफ को बोल रहा हूं बच्चों मैं E2। इसको बोल रहा हूं मैं R1 और इसको बोल रहा हूं मैं R2। दिस इज बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। यहां पर मुझे बस इस बात का ध्यान रखना है कि हाँ, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, और देन नेगेटिव के बाद पॉजिटिव, एंड देन दोबारा नेगेटिव। अगर ऐसे आपका सर्किट में पाथ फॉलो हो रहा है, जैसे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड, इसके बाद पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड, तो मैं बोलूंगा कि सभी सेल सीरीज में है। जैसे मैंने यहां पर दो सेल लिए, अगर मैं तीसरा सेल भी सीरीज में बनाता तो नेगेटिव के बाद पॉजिटिव टर्मिनल आता, देन नेगेटिव, और देन दोबारा से पॉजिटिव। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर मुझे बोला जाए इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ, मतलब इसको सिंप्लीफाई करके लिखो, तो मैं बिल्कुल सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकता था कि पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज एंड ए, दिस इज एंड बी, और मैं लिखता कि ये क्या है ई इक्वलेंट, और ये क्या है आर इक्वलेंट। और ई इक्वलेंट को मैं क्या लिख देता, सीधा सीधा E1 प्लस E2, और आर इक्वलेंट को मैं क्या लिखता बच्चों, सीधा सीधा R1 प्लस R2। मतलब सेल सीरीज में है तो मैं उनको डायरेक्टली ऐड कर सकता हूं। देखो, दोबारा से लिख रहा हूं मैं। ई इक्वलेंट को मैं क्या लिखता, E1 प्लस E2। मान लो ये 2 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, तो सीधा सीधा लिख देता ये क्या होगा, 2 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट यानी कि 6 वोल्ट। और सिमिलरली जो आर इक्विवेलेंट होगा उसको मैं क्या लिख दूंगा, R1 प्लस R2। तो ये बात तो आपको क्या याद रखनी है, अगर न्यूमेरिकल्स आ जाए तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, बट इसका हम प्रूफ समझेंगे। इसका हम प्रूफ अभी यहाँ पर आपके सामने निकालूंगा अभी मैं, ठीक है। तो अब देखो, इसको अगर टेक्निकली समझे हम, हाउ आई कैन से कि E इक्विवेलेंट E1 प्लस E2 ही होगा। तो उसके लिए देखो, मैं सर्किट को अगर ऐसा बोलूं कि ये सर्किट कुछ ऐसा है, राइट, और यहां से कोई I करंट निकला, ये I करंट ऐसे नीचे गया, ऐसे गया, और I करंट ही इसके अंदर दोबारा से एंटर हो गया, राइट। अब यहां पर अगर मैं किरचॉफ की इक्वेशन यूज करूं बच्चों, तो बच्चों अब यहां पर हम किरचॉफ इक्वेशन यूज करेंगे, किरचॉफ रूल लगाएंगे इस लूप में, ठीक है। अगर मैं ये देखूं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी में से ज्यादा पोटेंशियल किसका है, तो मुझे समझ आएगा कि ए से बी की तरफ करंट फ्लो कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इस लूप में बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस मैं ऐसे लिख सकता हूं VA माइनस VB, कि भाई VA क्या है, हाई पोटेंशियल, और VB क्या है, लो पोटेंशियल। इसको आप कंबाइन ही लिखना चाहो तो VAB भी लिख सकते हो, OB के भी, राइट। अदरवाइज को ऐसे चल रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखो, मैं चल रहा हूं, मेरा पाथ है ऐसे और ऐसे। अब इस पॉइंट से जब मैं सामने की तरफ गया, सामने की तरफ सबसे पहले मुझे मिला सेल,
सेल का कौन सा एंड, पॉजिटिव एंड, यानी कि हाई पोटेंशियल, और मैं जा रहा हूं सेल के नेगेटिव की तरफ यानी कि लो पोटेंशियल, हाई से लो, तो यहां पर क्या जाएगा बच्चों, मतलब यहां पर -E1। उसके बाद मुझे मिला करंट मेरी तरफ आ रहा था, देखो यहां से ये वाला, राइट, और यहां पर क्या लगा हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि करंट सामने से आ रहा है, करंट फ्लो करता है हाई से लो और मैं जा रहा हूं लो से हाई, राइट। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा बच्चों, +IR1। उसके बाद जैसे ही मैं दूसरे सेल के पॉजिटिव एंड पर पहुंचा, मैं जा रहा हूं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, यानी कि मैं जा रहा हूं हाई से लो, तो दोबारा से यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, -E2। और उसके बाद करंट दोबारा से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कि करंट की डायरेक्शन क्या है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, और मैं जा रहा हूं लो से हाई, तो मैं लगा दूंगा यहां पर +IR2, और इन सब का जो नेट सम है वो क्या होना चाहिए, 0। तो बच्चों ये चीज मैंने कैसे बनाई, इसके लिए आपको किरचॉफ लूप रूल, किरचॉफ जंक्शन रूल, पूरा लेक्चर है, इससे पहले वाले से पहले वाला, वो सारा अच्छे से देख लेना, आपको ये चीज बिल्कुल इजी लगेगी बनानी, राइट। अब देखो मेरा मेन मोटिव है VA - VB अगर मैं निकालूं तो वो किसके इक्वल आएगा, सारा कुछ उधर ले जाओ, देखो क्या आ रहा है यहां पर, E1 + E2 + IR1, सॉरी -IR1 -IR2। अगर इसको मैं ढंग से देखूं तो ये बन रहा है, देखो E1 + E2 -I कॉमन, यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, R1 + R2। तो यानी कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB आ रहा है वो कुछ ऐसा दिख रहा है आपको। अब एक इक्वेशन याद करो, जब हमने रिलेशनशिप ड्राइव की थी कि जो V होता है वो क्या होता है बच्चों, E - IR के इक्वल, या ऐसा समझ लो कि जो E होता है वो क्या होता है बच्चों, V + IR के इक्वल, राइट। तो इस इक्वेशन से अगर मैं कंपेयर कराऊं, देखो यहां पर क्या है, E1 + E2 यानी कि E इक्विवेलेंट, दो सेल्स का जो E इक्विवेलेंट है कितना है आपके पास, E1 + E2, अगर मैं इससे कंपेयर कराऊं, और -IR और R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है आपके पास, अगर इस इक्वेशन से कंपेयर कराओ, ये आ रहा है आपके पास R1 + R2। तो ये चीज आपकी जो जनरल इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर रही है, तो यानी कि ये क्या हुआ, रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट EMF, और ये क्या हुआ आपका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर यहां पर 3 होती तो आप लगाते E1 + E2 + E3 -IR1 + R2 + R3। दिस इज हाउ यू कैन सोल्व कि सेल्स को जब सीरीज में जोड़ा जाता है तो हमेशा आपको क्या मिलता है, इक्विवेलेंट यही मिलता है। और अगर बच्चों ये आइडेंटिकल सेल्स होते हैं बिल्कुल सेम वोल्टेज के, तो यही आप क्या लिखते हैं यहां पर, E + E, राइट, और R + R। उस केस में आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि ये क्या हो जाएगा, 2E और ये हो जाएगा 2R, ठीक। अब एक सिनेरियो ये सोचते हैं बच्चों कि अगर आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाता, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, अब नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, मान लो कि अब एक सेल के नेगेटिव के बाद नेगेटिव आ गया, हालांकि है तो सीरीज में, क्योंकि देखो करंट दोनों के क्रॉस सेम होगा, इसको मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं बोलूंगा, इसको मैं सीरीज ही बोलूंगा अभी, राइट। अब देखो ये यहां पर क्या है, E1, ये क्या है R1, ये क्या है E2 और ये क्या है R2, और ये वाला एंड क्या है अब B। अगर यहां पर मैं बोलूं कि करंट यहां से निकल रहा है इस तरह से और यहां पर एंटर हो रहा है दोबारा I, राइट, ध्यान से देखो जरा, करंट वहां से निकालना जो सेल का जो EMF हो ज्यादा हो, अगर ये 10 वोल्ट का तो मैं करंट यहां से निकाल लूंगा, अगर ये 10 वोल्ट का हो तो करंट यहां से निकालूंगा। मैटर करता है कि सेल कौन सा वाला बड़ा होगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि E1 इज ग्रेटर देन E2, तो इसलिए मैं करंट को ऐसे फ्लो करा रहा हूं, राइट। यहां पर भी एक लूप बन रहा होगा इस तरह से, ठीक है। तो दिस इज एंड A, दिस इज एंड B। यहां पर भी अगर आप सेम इक्वेशन लगाओगे किरचॉफ लॉ से, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो ऐसा कुछ मिलेगा बच्चों, V अक्रॉस AB। इसको आप खुद से भी ट्राई करके देख लेना बेशक, E1 - E2 -I R1 + R2। चेक करो, क्रॉस वेरीफाई करो कि क्या आपको यही मिल रहा है। आप इसको जब सोल्व करोगे तो आपको बिल्कुल यही मिलेगा बच्चों, राइट। तो इससे मुझे ये पता लगता है जब भी सेल्स सीरीज में होंगे और नेगेटिव के बाद नेगेटिव एंड आ जाए, एक ही वायर के ऊपर है ना, तो सीरीज बोल रहा हूं, एक ही वायर के ऊपर सेल्स है दोनों, तो दे आर इन सीरीज क्योंकि करंट सेम होगा। नेगेटिव के बाद नेगेटिव आ जाए तो आपको जो नेट EMF मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये मैं बोलता अगर ये 10 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट है तो नेट EMF क्या होता बच्चों, 8। अगर यही ऐसे होते तो मैं बोलता 18। तो
तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट, कि सेल का जब नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे के आमने सामने हो तो आपको क्या ये रिजल्ट यूज करना होता है। इसको नोट डाउन करो, इसको हम फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों अब इससे रेलिवेंट एक क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल सिंपल। देयर आर 3 सेल्स विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। पोलैरिटी को देखूं तो पॉजिटिव नेगेटिव एंड देन नेगेटिव के बाद नेगेटिव। इसको अगर मैं E1 मान लूँ, इसको मैं E2 मान लूँ और इसको मैं E3 मान लूँ, तो मुझे तीनों की वैल्यूज पता है, 8 वोल्ट, 4 वोल्ट एंड 3 वोल्ट, 2 ओम, 1 ओम एंड 2 ओम, ये रेजिस्टेंस है इनके इंटरनल। मुझे बोला जाए कि इसका ई इक्विवेलेंट बताओ, तो मेरे लिए इजी है, देखो E1 प्लस E2, ये दोनों का देखो ना नेगेटिव के बाद पॉजिटिव, राइट, ये तो यहाँ पर सीरीज बन रहा है और सीरीज तो खैर सारी है ये। इसके बाद नेगेटिव के बाद नेगेटिव आ गया, तो आपको पता है कि क्या करना है, माइनस E3 कर दो, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद इजी है बिल्कुल, यानी कि कितना हो जाएगा, 8 और 4 12 माइनस 3, तो जो नेट EMF आएगा बच्चों वो आएगा 9 वोल्ट, राइट। और उसके बाद जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है आपने, आर इक्विवेलेंट, वो कितना होगा, वो तो डायरेक्टली ऐड कर दो आप, यानी कि 2 + 1 + 2, क्योंकि वो क्या होता है R1 + R2 + R3, राइट। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूं कि जो आर इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा बच्चों, 5 ओम। तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर इसको आपने ग्राफिकली अगर आपको सर्किट में दिखाना हो तो आप ये देखो कि डोमिनेंट कौन है। डोमिनेंट क्या है, पॉजिटिव वाले, मतलब इन दोनों का एडिशन जो है वो डोमिनेंट है, 8 4 12। अगर ये अकेला 20 वोल्ट का होता और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ होता तो मैं फाइनल सर्किट जो मैं बनाने वाला हूँ वो ऐसे बनाता। लेकिन यहाँ पर डोमिनेंसी किसकी है, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट साइड पर है, तो इसलिए सर्किट को हम ऐसे बनाएंगे कि ये जो सर्किट है ये कुछ ऐसा बन गया। जो नेट ई इक्विवेलेंट है वो कितना है आपके पास, 9 वोल्ट, और जो ये है ये कितना है आपके पास, 5 ओम। तो इस तरह से बच्चों आप ये सर्किट को सिंप्लीफाई करके लिख सकते थे, बहुत इजी है। अब जैसे आपने सीरीज समझा वैसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए देखो जरा बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो। पैरेलल सर्किट अगर मैं बनाना चाहता हूं तो देखो कुछ ऐसा करते हैं, इस तरह से हम सर्किट की फॉर्मेशन करते हैं कि दो अलग अलग वायर पर हमने दो अलग अलग सेल बना दिए, राइट। जैसे सर्किट मैं बना रहा हूं वैसे ही आपने बनाना है बच्चों। तो पॉजिटिव नेगेटिव, राइट, और ऐसे यहां पर भी पॉजिटिव नेगेटिव और इस तरह से। अच्छा, अब थिंक अबाउट कि ये एंड पॉजिटिव ये नेगेटिव, अच्छा साथ में क्या ड्रॉ कर लो, इंटरनल रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर लो, राइट। तो मैं बोल देता हूं कि ये है E1, ये है E2, ये है R1, ये है R2, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। अब देखो क्या हुआ होगा यहां पर बच्चों, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो मैं बोलता हूं कि यहां से करंट निकला होगा कोई I1 और यहां से भी करंट निकला होगा कोई I2, जिससे ये टोटल करंट यहां पर कितना बन गया, I। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ होगा बच्चों कि यहां से ये I करंट घूमकर दोबारा यहां पर आ गया होगा और सर्किट में एंटर हो गया होगा। अब यहां पर मुझे देखो इक्वेशंस फॉर्म करनी है। मैं सबसे पहले इसके लिए इक्वेशन फॉर्म करता हूं। यहां पर देखो इसके लिए इक्वेशन क्या है, देखो अगर मैं लिखना चाहूं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, तो सीधा सा मुझे रिजल्ट पता है। रिजल्ट में क्या लिख सकता हूं, इट विल बी E1 माइनस I R1, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। और यहां पर I R1 की जगह मैं ये लिख दूं तो सही रहेगा, I1 R1, क्योंकि वहां पर करंट I1। सिमिलरली अगर मैं नीचे के लिए लिखना चाहूं तो नीचे के लिए इक्वेशन क्या होगी, दिस इज ऑल्सो VAB, दिस विल बी E2 माइनस I2 R2, राइट। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। अब मुझे एक ये भी पता है कि जो I1 प्लस I2 है वो किसके इक्वल है बच्चों, वो टोटल I के इक्वल है, राइट। तो आई होप कि आपको ये बिल्कुल सिंपल सी बात समझ आई होगी। मैंने अब तक सिर्फ और सिर्फ रिलेशंस का यूज किया है, राइट। इसको एक बार आप नोट डाउन करो जल्दी से। जब इसको आप नोट डाउन कर लोगे तो फिर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। देखो यहां पर इस इक्वेशन में I1 प्लस I2 आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, I1 I2 को अलग से डिफाइन करते हैं। पहली इक्वेशन में से अगर मैं I1 को निकालूं, देखो यहां से पहले हम I1 को डिफाइन करते हैं। I1 किसके इक्वल होगा,
पोटेंशियल V ए बी माइनस E1, राइट, और इन सब के अपोन में क्या जाएगा R1। ध्यान से देखो वी ए बी यहीं पर, ये E1 जब यहां पर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस E1, और यहां पर आपको मिलेगा वेट यहां पर आपको मिलेगा ये माइनस I1 की वैल्यू। इसको जब मैं करेक्ट करूंगा तो ये हो जाएगा I1 E1 माइनस वी ए बी अपोन में R1। इस तरह से आपने क्या वैल्यू निकाल दी। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन से यहां से जब आप I2 की वैल्यू डिफाइन करोगे तो वो क्या आएगी E2 माइनस वी ए बी अपोन में R2, राइट। तो आपने I1 I2 को डिफाइन कर लिया बिल्कुल इक्वेशंस का यूज करके। इसको जल्दी से नोट डाउन करो बच्चों। अब मुझे ये समझ आ रहा है कि वी ए बी पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस वैसे भी सेम होता है। अब हमारा अगला काम क्या है, पुट I1 एंड I2 इन इक्वेशन सपोज 1। अगर मैं यहां पर इक्वेशन में पुट करूं तो देखो क्या मिलेगा आपको। I1 की वैल्यू कितनी है E1, अब वी ए बी की जगह मैं सीधा V लिख रहा हूं क्योंकि पोटेंशियल सेम है, तो लेट अस टेक इट V अपोन में R1 प्लस E2 माइनस V अपोन में R2 एंड इट इज गिविंग यू व्हाट I। अलग अलग से देखो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, इसको लिख दूं ऐसे E1 अपोन में R1 माइनस V अपोन में R1 प्लस E2 अपोन में R2 माइनस V अपोन में R2 एंड इट इज गिविंग यू व्हाट I। स्टेप को ध्यान से समझो, वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन करो, जैसे करा रहा हूं वैसे ही करो बिल्कुल। अब यहां से एक चीज और जो मुझे समझ आ रही है, देखो अगले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं, E1 अपोन R1 प्लस E2 अपोन R2 को लिख दिया अलग से, और यहां पर क्या गया माइनस V अपोन में R1 प्लस V अपोन में R2। इसको मैंने थोड़ा सा ऐसा बना दिया, देखा मैंने क्या किया, V और V को एक साइड कर दिया, E1 E2 को एक साइड कर दिया। अब अगर मैं इसको और ध्यान से देखूं बच्चों, देखो इसको मैं रिफ्रेम कर रहा हूं यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं तो ये लिख सकता हूं E1 R1 प्लस E2 R2 माइनस V कॉमन, अंदर क्या बचेगा आपके पास R2 प्लस R1 अपोन में R1 R2। मैंने यहां पर इसका एलसीएम ले लिया बच्चों, और ये किसके इक्वल चल रहा है I के इक्वल चल रहा है, ठीक है। अब इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ये होती है कि जो जनरल इक्वेशन होती है V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। अब मुझे तो ये समझ आ रहा है यहां पर कि ये मेरा E माइनस वी तो एक साइड है, मतलब कि E और V एक साइड आ रहा है और I एक साइड है। तो हम एक काम करते, देखो जो सबसे बढ़िया रहेगा, मैं V को शिफ्ट कर देता हूं दूसरी तरफ और I को ले आता हूं इधर, तो ये बन जाएगा E1 R1 प्लस E2 R2। अब इस पूरे फैक्टर को उधर लेकर जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस V R2 प्लस R1, राइट, अपोन में R1 R2, ठीक है बच्चों। और वहां से अगर I इधर आएगा तो वो क्या हो जाएगा माइनस का माइनस I। आई होप कि ये स्टेप समझ आया होगा। देखो इस पूरे फैक्टर को इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ तो ये आ जाएगा। अब अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये क्या आएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपोन में R1 प्लस R2। यहां पर क्या है आपके पास माइनस I, और सामने क्या चल रहा है V R2 प्लस R1 अपोन में R1 R2। अब कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ इक्वेशन ऐसी फॉर्म होने वाली है, मतलब जिसको मैं कंपेयर कर सकूं। अगला स्टेप ये होता है बच्चों कि इसको आप इधर शिफ्ट कर दो। जब इधर शिफ्ट करोगे तो रेसिप्रोकल होकर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि E1 R2 प्लस E2 R1 अपोन में R1 R2 आएगा यहाँ पर एलसीएम, सॉरी, तो यहाँ लिख लो आप R1 R2 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल होकर आएगा तो क्या आएगा R1 R2 ऊपर अपोन में R2 प्लस R1, राइट, माइनस I के साथ भी सेम तरह से मल्टीप्लाई होगा ये, तो ये यहां पर क्या बन जाएगा R1 R2 अपोन में R2 प्लस R1, और यहां पर क्या मिल जाएगा बच्चों आपको भी। अब देखो यहां से ये वाला R1 R2 इसको कैंसिल कर देगा, तो आपको जो जनरल इक्वेशन मिली वो मिली E1 R2 प्लस E2 R1 अपोन में R1 प्लस R2। अरे 4 प्लस 3 और 3 प्लस 4 एक ही बात है, तो R2 प्लस R1 को मैं क्या लिख रहा हूं R1 प्लस R2 लिख रहा हूं यहां पर, माइनस I 1 अपोन में R1 प्लस 1 अपोन में R2 लिख दूं तब भी चलेगा, है ना। अरे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ही तो लग रहा है मुझे।
और सामने क्या मिल रहा है V। अब लग रहा है कि इक्वेशन मैंने फॉर्म कर दी है। देखो यहां पर क्या है V, यहां पर क्या है E इक्विवेलेंट, और माइनस क्या हो रहा है I R इक्विवेलेंट। तो बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंपेयर करूं तो ये पूरा का पूरा जो है ये फैक्टर E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2, ये क्या आएगा E इक्विवेलेंट। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो E इक्विवेलेंट होता है वो किसके इक्वल होता है बच्चों, फर्स्ट सेल का ईएमएफ मल्टीप्लाई बाय सेकंड का इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस सेकंड सेल का ईएमएफ मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट सेल का रेजिस्टेंस इंटरनल अपॉन में R1 प्लस R2। और इसी तरह से जो R इक्विवेलेंट होता है बच्चों वो क्या होता है, जैसे आप पैरेलल कॉम्बिनेशन सोल्व करते हो बिल्कुल वैसा ही, राइट। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन फाइंड आउट E इक्विवेलेंट एंड R इक्विवेलेंट इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। देखो बेसिक सा काम क्या है, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I, ये यहाँ पर क्या सबसे बड़ा एक स्टेप है जो आपको ध्यान रखना है। दो इक्वेशन जो बनाओगे उसमें I1 I2 को डिफाइन करो अलग से, जैसे कि I1 I2 ने निकाला, उसके बाद इस इक्वेशन में पुट कर दिया यहाँ पर, और मैंने वैसा वैसा इसको रूप देने की कोशिश करी ताकि मैं एंड में कंपेयर कर सकूं, और मैंने वही किया। इसको नोट डाउन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो बच्चों अब हम ये देखेंगे कि अगर मैं n सेल्स को, 2 सेल नहीं n सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर दूं तो मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या मिलेगा, और इस सर्किट में मैक्सिमम करंट की कंडीशन क्या होगी। तो देखते रहो, क्वेश्चन बहुत इजी है ये वाला भी। मैंने क्या किया, आइडेंटिकल सेल्स लिए सभी 2-2 वोल्ट के, और n सेल्स सीरीज में जोड़ दी, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम होगा, और इनके साथ एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया एक्सटर्नल R। अब करंट ऑब्वियसली पॉजिटिव टर्मिनल से जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। तो मैं बोल रहा हूं कि टोटल या नेट ईएमएफ कितनी होगी इस केस में, आपने पढ़ा था ना E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू En। तो यहां पर बच्चों क्या मैं बोल दूं, ये NE के इक्वल होगी जो नेट ईएमएफ होगी यहां पर। अरे यार 1 मतलब 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट n टाइम्स 2 वोल्ट हो गया ना, तो यहां पर जो नेट ईएमएफ आई वो क्या आई बच्चों, NE। सिमिलरली जो नेट रेजिस्टेंस आएगा, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस अगर मैं बोलूं तो वो कितना आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो बच्चों वो भी क्या आ जाएगा, NR आ जाएगा। अब इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ये NR रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है इस R के साथ, तो मैं लिख दूंगा NR प्लस R इज टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। अच्छा, तो अगर मुझे एक्सप्रेशन निकालना हो कि करंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, टोटल ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, यही होता है करंट का एक्सप्रेशन E बाय R। अब यहां पर E इक्विवेलेंट कितना है बच्चों, N टाइम्स E, टोटल रेजिस्टेंस कितना है NR प्लस R, तो इससे मुझे क्या मिला, करंट की वैल्यू, राइट। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। अब यहां पर एक कंडीशन सोचते हैं कि ये करंट की वैल्यू जो यहां लिख देता हूं दोबारा में, जो I मेरे पास आया है वो क्या है, NE अपॉन में NR प्लस R। अगर मैं आपको बोलूं कि I मैक्सिमम कब होगा, तो देखिए मैं चाहता हूं कि करंट जो है वो मैक्सिमम फ्लो करे, तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं एक कंडीशन लेकर चलता हूं कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन NR, कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेरिजन टू इंटरनल रेजिस्टेंस। उससे क्या होगा, जो करंट होगा वो क्या आ जाएगा बच्चों, NE। इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे इसके कंपैरेटिवली, तो क्या आ जाएगा R। तो यानी कि N टाइम्स E बाय R आ रहा है, राइट। तो मैं ये बोलूंगा कि जो करंट की वैल्यू है वो किसी एक सेल जो करंट प्रोड्यूस कर रहा होगा उसका N टाइम्स है। अगर मैं बोलूं कि एक सेल जो करंट प्रोड्यूस कर रहा है 2 एम्पीयर का कर रहा है और यहाँ पर 20 सेल लगे हुए हैं, तो यानी कि मुझे N टाइम्स वैल्यू मिल जाएगी, राइट। अब इसका एक बार रिवर्स सोचे, देखते हैं इसका रिवर्स क्या हो सकता है। ये तो क्या करंट मैक्सिमम, अगर मैं बोलूं कि करंट मिनिमम कब होगा, करंट की मिनिमम वैल्यू, राइट। तो उसके लिए मैं कंडीशन लेता हूं कि जो NR है, मतलब ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसको स्मॉल r लेना चाहिए मुझे, यहाँ पर जो NR है ये ग्रेटर देन है R से। तो यानी कि यहां पर जो करंट की वैल्यू है वो क्या आ रही है, NE अपॉन में NR प्लस R। अब मैं R को नेग्लेक्ट कर दूं अगर, तो मुझे क्या मिल रहा है, टोटल करंट NE अपॉन में NR। इससे मुझे पता लगा कि इस कंडीशन में करंट की वैल्यू कितनी है, सिर्फ E बाय R। तो आप खुद देखकर बता दो बच्चों, अगर यहाँ पर 50 सेल कनेक्टेड होते
तो यहाँ पर अगर एक सेल का करंट 1 एम्पियर भी होता तो यहाँ पर करंट मिलता आपको 50 × 1 यानी कि 50 एम्पियर, और वहाँ पर कितना मिलता, सिर्फ 1 एम्पियर। यानी कि अगर मैं चाहता हूँ कि इस पूरे कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू मैक्सिमम फ्लो हो, तो मैं चूज करूंगा कि जो आर हो वो ग्रेटर देन हो एनआर से, और उस कंडीशन में ही मुझे क्या करंट मैक्सिमम मिल सकता है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हो। इसको नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों अब हम केस लेकर चलेंगे कि अगर उन्हीं एन सेल्स को हम पैरेलल में कनेक्ट कर दे तो क्या होगा। तो पैरेलल में कनेक्ट करने से सिनेरियो कुछ ऐसा बनेगा, ई बहुत सारे सेल्स हमने क्या पैरेलल में जोड़ दिए, इंटरनल रेजिस्टेंस आर 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 आर, सर्किट ऐसा बना लोगे। इसको सभी के हमने जोड़ दिया किसके साथ, कैपिटल आर रजिस्टर के साथ। अब मुझे क्या करना है, देखो वही नेट ईएमएफ क्या होगी, जब भी आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में होंगे तो नेट ईएमएफ हमेशा क्या होते हैं, जो सिंगल सेल की होती है। मुझे पता था कि आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा, इसलिए हम प्रूव भी करते हैं इसको। देखो अगर आइडेंटिकल सेल्स है तो मैं बोल सकती हूँ, आइडेंटिकल सेल की बात कर रहा हूँ, E1 E2 E3, तो नेट ईएमएफ क्या होती है, E1 R1 + E2 R2 + E2 R3, E3 R3 सॉरी, राइट, अपॉन में R1 + R2 + R3। तो यहां पर जब मैं इसको सोल्व करूंगा, देखो ER ऐड हो जाएगा 3ER अपॉन में R 3R, तो सोल्व करूंगा तो कितना है E। अगर आप 2 सेल्स के लिए देखो तब भी आपको रिजल्ट मिलेगा, E1 R1 या E1 R2 सॉरी प्लस E2 R1 अपॉन में R1 + R2। अगर आइडेंटिकल है तो बच्चे ऊपर क्या मिल जाएगा, 2ER, नीचे क्या मिल जाएगा 2R। तो जब मैं सोल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, तब भी E। तो n सेल्स है, आइडेंटिकल है, तो तब भी नेट ईएमएफ कितनी रहेगी, E रहेगी, राइट। ये बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो इंटरनल, तो मैं क्या करूंगा, 1/R + 1/R + 1/R, n रजिस्टर्स है तो n/R। सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, R/n, राइट। अब इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो वो लिख सकता हूं मैं ऐसे, टोटल रेजिस्टेंस वो कितना होगा, इंटरनल कितना है, R/n प्लस कैपिटल R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ ये चीज सीरीज में है। तो आपने क्या टोटल रेजिस्टेंस निकाल दिया। अब मुझे निकालना है सर्किट का टोटल करंट। सर्किट का टोटल करंट कितना आएगा, टोटल ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, राइट। तो इसको मैं इतना ही छोड़ रहा हूं फिलहाल अभी। अब यहां पर अगर मैं कंडीशन ऑफ मैक्सिमम और मिनिमा देखूं तो वो देखो क्या मिल सकती है मुझे, इसको फिलहाल मैं रब कर रहा हूं यहां से, राइट। देखो अगर मैं चाहता हूं कि आई मैक्सिमम हो, इस केस में मैं क्या करता हूं, NR को ग्रेटर देन, मतलब NR नहीं है यहां पर सॉरी, R/n को मैं ग्रेटर देन ले रहा हूं कैपिटल R से। तो ये रिजल्ट जो है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो I = E अपॉन में R/n, यानी कि सोल्व करूंगा तो आ जाएगा n टाइम्स E/R। कैपिटल R को यहां से इग्नोर कर दिया, मतलब यहां पर ऐसे था, आपने इसको क्या नेग्लेक्ट कर दिया और आपको क्या मिल रहा है, n टाइम्स करंट ड्यू टू सिंगल सेल। अगर मैं आई मिनिमा निकालू इसके अंदर, तो मैं क्या कर सकता हूं, R को ग्रेटर देन R/n लेता हूं, यानी कि सीरीज में जो किया था उसको बिल्कुल अपोजिट लेकर देखते हैं। तो यहां पर बच्चों आपको जो मिलेगा वो ये मिलेगा, E अपॉन में R प्लस R/n, राइट। तो यहां से मुझे पता लगा कि जो आपको जो नेट करंट मिल रहा है, अगर आप इस R/n को इग्नोर करके देखो बच्चों, तो उस केस में आपको जो नेट करंट मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, E/R, राइट। तो मैं क्या लिख रहा हूं, दिस इज करंट ड्यू टू सिंगल सेल, बट यहां पर क्या मिल रहा था आपको, अगर मैं यहां पर देखूं, यहां पर आपको मिल रहा था करंट मैक्सिमा। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। बस आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आई मैक्सिमा अगर आप पैरेलल में निकालो तो उसकी कंडीशन क्या होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस का जो नेट रेजिस्टेंस है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, राइट बच्चों। और दूसरे केस में आपको क्या सिनेरियो मिलेगा, दूसरे केस में आपको सिनेरियो मिलेगा कि आई मिनिमा अगर आप निकालोगे तो उसमें आपका क्या होना चाहिए, R ग्रेटर देन R/n, ठीक है। तो इस तरह से आप n सेल्स को पैरेलल में और सीरीज में कनेक्ट करना सीख गए। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और बचा है बच्चों, मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल, कि n सेल सीरीज में है और वो सीरीज वाली ब्रांच को हमने पैरेलल में भी कनेक्ट कर दिया। मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल के लिए आप इस लेक्चर को देखते रहिए, राइट। तो अभी जितना आपने इस लेक्चर में पढ़ा है वो कंक्लूजन होगा इस पूरे लेक्चर का जो मैं अब कराने वाला हूं, ठीक है। तो नोट्स साथ साथ बनाते रहो, वो जरूरी है।
तो बच्चों अब हम करेंगे मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल। अब मिक्स ग्रुपिंग का मतलब देखो क्या है, मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर आर्म पर n सेल्स को सीरीज में जोड़ा और ऐसी m रोज मैंने क्रिएट कर दी। मतलब यहां पर n सेल्स है, यहां पर भी n सेल्स है, यहां पर भी n सेल्स है और ये सभी के सभी आपस में पैरेलल है, यानी कि n टाइम n सेल सीरीज में और n सेल्स ही पैरेलल में एक तरह से। और यहां पर जोड़ दिया फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। और मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इस केस में हम क्या करेंगे। देखिए तो बच्चों जब भी आपको ये एक्सप्रेशन ड्राइव करना हो तो इसको सिंपलीफाई करना स्टार्ट करते हैं। देखो अब मैं आपको बोलूं कि भाई ये n सेल सीरीज में कनेक्टेड है तो उसको सिंपलीफाई करके क्या आ जाएगा, ऊपर वाली आर्म पर NE नेट EMF क्या होगी NE n टाइम्स E। और अगर R रजिस्टर्स यहां पर कनेक्टेड है तो यहां पर मैं इस तरह से इसको क्या लिख सकता हूं NR, राइट। बिल्कुल सिंपल है, हमने पढ़ा था सीरीज में क्या होता है E1 प्लस E2 प्लस E3 R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरह से सिचुएशन बन जाएगी। अब आपको मैंने ये बताया था कि अगर देखो ये आइडेंटिकल सेल, ये आइडेंटिकल सेल, ये आइडेंटिकल सेल, दिस इज NR, दिस इज NR, दिस इज NR, अगर ये पैरेलल में है, अब 2 मिनट के लिए ये सोचो कि E और E पैरेलल में है, राइट, रेजिस्टेंस ER, तो मैंने आपको बताया था कि नेट EMF क्या रहती है E रहती है, पिछले ही अभी एक्सप्रेशन में हमने डिस्कस किया था। तो जब मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा तो सिंपलीफाई करके आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, नेट EMF रहेगी NE और जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो देखो क्या है 1 में NR प्लस 1 में NR प्लस 1 में NR, इट इज M टाइम्स, राइट, इट इज M टाइम्स 1 में NR। तो सिंपलीफाई करके मुझे जो मिलेगा नेट रेजिस्टेंस मिलेगा NR में M। तो ये सर्किट ऐसा सिंपलीफाई होकर हो गया। अब कॉमन सेंस यूज करते हैं, टोटल EMF कितनी है इसके अंदर NE, टोटल रेजिस्टेंस कितना है NR बाय M प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। और अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं टोटल EMF अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस तो मुझे क्या करंट मिल जाएगा, राइट। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट जो आपको नजर आ रही है, राइट। देखो N टाइम्स E अपॉन में NRM बाय M प्लस R। अगर मैं LCM लूं नीचे तो ये M ऊपर चला जाएगा और M R से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मेरे पास एक फाइनल रिजल्ट आ गया। अब यहां पर मैं वही टेक्निक लगाकर देखता हूं, एक बार मैं ले लेता हूं। देखो नीचे मुझे क्या मिल रहा है NR प्लस MR, ठीक है। तो मैं एक टेक्निक लगाता हूं यहां पर बच्चों कि अगर NR की वैल्यू MR से ज्यादा हो, राइट, तो यही एक्सप्रेशन में आपको क्या मिल जाएगा MNE एज इट इज NR और इसको कर दिया नेग्लेक्ट, तो आपको देखो क्या मिल रहा है N से N कैंसिल, करंट की वैल्यू मिल रही है M टाइम्स E बाय R। अच्छा ये तो मुझे सीरीज में भी मिल रहा था। अब अगर मैं इसका रिवर्स कंडीशन लगा के देखूं, अब मैं बोल रहा हूं कि MR यानी कि कैपिटल R ज्यादा है N रेजिस्टेंसेस से, इंटरनल रेजिस्टेंसेस से, तो मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है, देखो अब M से M कैंसिल, तब भी मुझे ऐसे ही रिजल्ट मिल रहा है N टाइम्स E बाय R। अब यहां पर कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा हूं मैं, राइट। हाँ ठीक है, मैंने वैल्यू प्लेस कर दी तो मुझे देखो ये M टाइम्स E बाय R मिल रहा है, ये N टाइम्स E बाय R मिल रहा है और दोनों की वैल्यू मुझे नहीं पता। N आप नहीं पता, ये 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन की आप क्या वैल्यूज ले रहे हो, ठीक है। अब हमको कुछ ऐसी सिचुएशन भी ढूंढनी पड़ेगी जो क्या सीरीज पैरेलल, ये चीजें मैं ऑलरेडी सीरीज पैरेलल में ऑब्टेन कर चुका हूं, तो इसमें कुछ नया क्या है, राइट। अब एक बार इसको नोट डाउन करो, मैं आपको तीसरा केस कराता हूं इसका। फिर तीसरा केस इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों अब इसका थर्ड केस देखेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, हाउ आई कैन गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन दिस सर्किट। तो ध्यान से देखो इस रिजल्ट को, आपने अब तक ये प्रूफ किया है कि I जो है वो है NE NR प्लस MR के इक्वल। अब मुझे अगर करंट को मैक्सिमम करना है तो ये वाला जो फैक्टर है जो नीचे आ रहा है ये मिनिमम होना चाहिए, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतना करंट मैक्सिमम होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि N को हम चेंज कर नहीं सकते, R भी देखो R को हम चेंज कर नहीं सकते, M और R नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि एक बार आपने जब सेल लगा दिया, सर्किट बना दिया, तो इसको आप वेरी नहीं कर सकते। अब इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि आपको एक किलर मैथमेटिकल अप्रोच लगानी होगी। देखो कैसे, इतना तो कॉमन सेंस है कि मुझे इस फैक्टर को मिनिमम करना है, तो ये फैक्टर मिनिमम कैसे हो, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा थोड़ा सा प्रीवियस क्लासेस में, जब आपने ये पढ़ा था a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यानी कि अगर मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फाइंड आउट करना है तो मुझे ये करना पड़ेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये माइनस 2ab को यहां पर ऐड कर दो, ठीक है। अब थिंक अबाउट इट कि मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, nr प्लस mr को अगर मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मान लूं, मतलब अंडर रूट nr का स्क्वायर प्लस अंडर रूट mr का स्क्वायर,
तो कहीं ना कहीं वो एन आर प्लस एम आर के इक्वल ही होगा। तो मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, एन आर प्लस एम आर। इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर का होल स्क्वायर प्लस 2a यानी कि अंडर रूट एन आर प्लस अंडर रूट एम आर। तो थिंक अबाउट, क्या इस चीज को मैं ये लिख सकता हूं, इसको एक बार सोल्व करके देखो, जब आप सोल्व करोगे बच्चों को तो आपको यही मिल जाएगा। अब मुझे ऐसा क्यों करना पड़ा, यहां पर क्यों जाना पड़ा, देखो अगर मैं एन आर प्लस एम आर की वैल्यू एज इट इज यहां पर प्लेस कर देता हूं कन्वर्ट करके, ये मैंने कन्वर्ट कैसे किया मैंने आपको सिखाया अभी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसको मान लिया मैंने, एन आर प्लस एम आर को, और उसको क्या लिया अंडर रूट एन आर का स्क्वायर प्लस अंडर रूट एम आर का स्क्वायर। अदरवाइज आप इसको ये फिट कर सकते हो, ये चाहो तो आप क्रॉस वेरीफाई कर लो, भी कर सकते हो। अब मेरे लिए ये इसलिए इजी हो गया क्योंकि अब मुझे समझ आ रहा है कि हाउ आई कैन मेक डिनोमिनेटर मिनिमम। यहां पर एक माइनस फैक्टर आ रहा है ना, अगर मैं इसको जीरो कर दूं, इसको जीरो किया जा सकता है, एक कंडीशन बन रही है यहां पर जीरो करने की, अगर एन आर और एम आर आपस में इक्वल हो जाए तो ये पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा, और अगर पूरा फैक्टर जीरो होगा तो यानी कि देखो इसको तो जीरो कर नहीं सकते आप क्योंकि एन रोज है, जीरो हो नहीं सकती, एम रो जीरो हो नहीं सकती, आर जीरो हो नहीं सकता, स्मॉल आर जीरो हो नहीं सकता, लेकिन सब्ट्रैक्शन जो है ये फैक्टर जीरो हो सकता है। तो ये केस बनाने के बाद बच्चों मैं क्या करूंगा, यहां पर इसी को मैं यहां पर कर रहा हूं, देखो जरा, दिस आई विल बिकम मिनिमम इफ अंडर रूट एन आर, इफ मार्कर को इंक की जरूरत है, इफ दिस अंडर रूट एन आर बिकम इक्वल टू अंडर रूट एम आर। अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूं तो यहां से समझ आ रहा है कि अगर एन आर एम टाइम्स आर के इक्वल आ जाए, या मैं बोल दूं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू एन बाय एम टाइम्स ऑफ आर हो जाए, तो इस सर्किट में जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो व्हाट इज द कंडीशन, योर आर शुड बी इक्वल टू एन बाय एम टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। या कंडीशन ये भी बोल सकते हो कि इफ एन आर बिकम इक्वल्स टू एम आर देन यू विल गेट द मैक्सिमम करंट। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ गेटिंग मैक्सिमम करंट। इस आर को अगर आप यहां पर पुट कर दो तो वैसे पुट करने की जरूरत नहीं है, बस कंडीशन आपसे पूछी जाती है तो पता होना चाहिए कि भाई हाँ कंडीशन निकाल ली कैसे, कि एन आर और एम आर को आपस में क्या इक्वेट करा दो, राइट। तो इस तरह से बच्चों हमने इस ग्रुपिंग ऑफ सेल्स की मैक्सिमम करंट की कंडीशन भी निकाल ली। आई होप कि आपको आज वाला लेक्चर जो है समझ आया होगा बच्चों। इसमें हमने सारे ही पॉसिबल केसेस करे, राइट, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट पैरेलल और मिक्स ग्रुपिंग। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज वाला लेक्चर हम थ्योरेटिकली रखते हैं। अब अगली वीडियो में हम जानेंगे कुछ और कंसेप्ट्स के बारे में। उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि लाइक आपने क्वेश्चंस पढ़े होंगे बल्ब प्रॉब्लम्स, कि बल्ब को 4 बल्ब को सीरीज में लगा दिया कौन ब्राइटर ग्लो करेगा, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर, सीरीज कॉम्बिनेशन में हीट एनर्जी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हीट, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। और उसके बाद इसका आखिरी फेज स्टार्ट होगा डिवाइसेस का, पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज तो मैं करा ही चुका हूँ आपको, स्लाइड मीटर ब्रिज। तो इस चैप्टर में 4 से 5 वीडियोज और आने वाली है अभी, बट आपने एक एक वीडियो को ध्यान से देखना है, चैप्टर बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है आपके लिए ये। ठीक है बच्चों, तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। आज वाले लेक्चर के नोट्स अच्छे से बनाना, और जो जो एडिशनल बातें मैं बताता हूं उनको साथ साथ लिखते रहो। आज का जो कमेंट बॉक्स क्वेश्चन है, अब वो कमेंट बॉक्स क्वेश्चन देखो क्या है। तो बच्चों आज का जो कमेंट बॉक्स क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखो। देयर आर 2 सेल्स विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। दोनों सेल आइडेंटिकल है, 2 वोल्ट का एक सेल, दूसरा भी 2 वोल्ट का एक सेल। पहले वाले का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 1.9 ओम, दूसरे वाले का है 0.9 ओम। ओके, और इसको कनेक्ट कर दिया हमने एक रेजिस्टेंस 1 ओम के साथ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे दिया 1 ओम। मेरा क्वेश्चन बच्चों आप लोगों से ये है कि व्हाट इज द नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ सेल ए, यानी कि इसके अक्रॉस यहां पर नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। आपने इस रीजन में नेट पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। अगर आप कहते हो तो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। तो ऑप्शंस बच्चों क्या है, पहला ऑप्शन 2 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन 0 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन 3.8 वोल्ट, और चौथा ऑप्शन है आपका 5 वोल्ट, राइट। तो इसको सोल्व करो, आज वाली अप्रोच ही यूज करो जो आपको आज बताया मैंने। और मिलते हैं बच्चों आपसे अगली वीडियो में। कमेंट बॉक्स का आंसर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को लाइक तो बिल्कुल करना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे। हैव अ ग्रेट डे।